नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश कुमार उपस्थित हूँ आपके सामने आज आपका प्यारा सा सेशन लेकर के, जो कि रेलवे एनटीपीसी को समर्पित चल रही बैच वंदे भारत सीरीज उसके अंतर्गत लेके आया हूँ। यह क्लास मैं पहले ले चुका हूँ, जो कि मौलिक कर्तव्य और डीपीएसपी के लिए ली गई थी, जिसमें हम लोग जो जान रहे थे मौलिक कर्तव्य पढ़ ही रहे थे और लाइट की वजह से कुछ समस्या आ गई थी, टेक्निकल इशू आ गया था, तो क्लास बीच में रुक गई थी। आधी क्लास हुई थी और मतलब लगभग 20-30 एक मिनट के आसपास हो गई थी, लगभग 20-25 मिनट, सॉरी 20 एक मिनट के आसपास हो गई थी और क्लास रुक गई थी। तो जिसमें हमारा मौलिक कर्तव्य के कुछ पढ़ लिया था, कुछ और बच गया था, तो वो भी पढ़ेंगे। साथ में डीपीएसपी जो है हमारे, उनको जानेंगे। ठीक है। अगर आप में से बहुत सारे ऐसे बंधु जुड़े हैं जो क्लास नहीं किए इससे पहले की और आज पहली बार कर रहे हैं, लेकिन वे समझ नहीं पा रहे हैं, तो भाई उनके लिए बता दें कि वो क्या कर सकते हैं। अपनी मतलब क्लास इसके प्रीवियस की, जिसमें यहाँ ये जो 10 लिखा हुआ है, ये 10 लिखा हुआ है, सेम लिखा हुआ होगा, वैसे ही आकर के वो क्या कर सकते हैं, क्लास कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है। तो वो अपनी क्लास कंटिन्यू बढ़ाएं और पहले वो 10वें नंबर की क्लास वो वाली कर ले, फिर ये कर ले। दोनों क्लास 10वें नंबर की रही है। नंबर 10 दिया है, इसलिए दिया गया है क्योंकि ये आधी ऑलरेडी है और ये भी फिर टॉपिक पूरा तो हुआ नहीं, तो इसलिए हमने इस क्लास को क्या किया, पुनः रिकॉर्ड करने का प्रयास किया है। ठीक है। तो चलिए करते हैं आगाज। लेकिन उससे पहले छोटी सी जानकारी है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लें। चैनल का नाम आपके सामने आ ही रहा है, क्या, स्मार्ट स्टडी अप्रोच। इसको आप क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे। स्मार्ट स्मार्ट स्टडी स्टडी, ये यू है, ठीक है भाई, स्टडी अप्रोच। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। साथ ही कमेंट भी करते जाएंगे कैसा क्या लग रहा है। अगर आपको लगता है कि सेशन में मजेदार लग रहा है, मजेदार कंटेंट दिया जा रहा है, तो अपने दोस्तों को लिंक अवश्य शेयर करते हुए चलना। चलिए तो करते हैं आगाज। जो हमारा मूल अधिकार जो है भाग 3 में है, इनको 12 में हम पढ़ चुके थे, 12 से 35 तक। तो कुछ हम जान चुके थे, जैसे कि ओवरव्यू बता देता हूँ मैं आपको कि हमने क्या जाना था। जो हम ओवरव्यू बताएंगे 1-2 मिनट में, आपका रिकेप हो जाएगा, पूरा रिवीजन हो जाएगा। तो हमने पढ़े थे कि मूल संविधान में इस समय जो हमारे भारतीय नागरिकों 6 मूल अधिकार प्राप्त है, और मूल को ही क्या कहते हैं, मौलिक कहते हैं, मौलिक कहते हैं, मौलिक कहते हैं। ये बात मैंने बताई थी आपको। साथ में एक बात बोली थी, इंग्लिश में इनको फंडामेंटल राइट कहते हैं। और एक बात और जो बतलाई थी वो थी कि जो मूल संविधान था, हमारा मूल संविधान था, उसमें मूल संविधान में भैया कितने मौलिक अधिकार थे। मौलिक अधिकार कितने थे, तो वो थे 7। कौन सा हटाया गया, तो 31वां नंबर का हटा दिया गया, जो कौन सा है, संपत्ति का अधिकार है। कौन सा है भैया, संपत्ति का अधिकार है, उसको हटा दिया गया। ठीक है। ये पूरी बात मैं बता चुका हूं, बस आपको ओवरव्यू रिकैप करवा रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए, हर चीज समझ में आए। यहाँ पर हमने जाना था कि समानता का जो अधिकार है उसमें 14 से लेकर 18 तक है, और इनके बारे में एक एक पॉइंट समझे थे अच्छे से। स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें क्या लिखा है, 19 से लगा के 22 तक। अब इस 19 से 22 तक मैंने जब बताया था, तो इसमें आपको ये भी बताया था वाक की स्वतंत्रता भी इसी मिली हुई है। जैसे यहाँ समझाता हूँ इस खाली में, 19वां जो आर्टिकल है, इसमें किसकी स्वतंत्रता है भैया, वाक की स्वतंत्रता है। वाक की अभिव्यक्ति, वाक की अभिव्यक्ति, वाक की अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति, ठीक है। ये हमें क्या मिली हुई है, छूट मिली हुई है। वाक्य अभिव्यक्ति में कितने प्रकार की छूट है, 6 प्रकार की टोटल। उन 6 का वर्णन मैं आपको बता चुका हूँ कुछ चीजें, और नहीं हुई तो मैं जब आपको प्रश्न उत्तर करवाऊंगा वहां करवा दिया जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद में मैंने आपको 20 बताया था। 20 में कहा था कि जो कोई एक अपराध है, कोई एक अपराधी है, तो उस अपराधी को एक केस के मामले में एक ही बार कोई भी एक अपराध किया तो उसको एक ही बार सजा मिलेगी, उसको एक केस के बाद दोबारा सजा नहीं दी जा सकती है। ठीक है। इसके बाद में जो 21 है, जो आर्टिकल 21 है, उसमें कहा गया है कि आपके प्राण प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अब यहाँ पर जो स्वतंत्रता जुड़ी है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, तो उसमें ये छुपा हुआ है, ये अपना आप में बहुत बड़ा आर्टिकल है। आर्टिकल 21 को ही अगर हम विस्तार से पढ़े, एक एक पॉइंट को, जो भी समय समय पर हमारे सुप्रीम कोर्ट ने विस्तार किया, उस हिसाब से अगर हम पढ़ने बैठे तो इस आर्टिकल 21 में ही हमारी लगभग 20 मिनट की क्लास हो जाएगी। समझे, क्या समझे। ये आर्टिकल 21 इतना बड़ा है, इतना बड़ा कैसे बाबा,
तो इतना बड़ा इसलिए है कि इसके अंदर क्या है, प्राण एवं देह, मतलब आपके अपने अंदर के जो प्राण है, अपने खुद के जीवन के बारे में हो जा रहा है। आर्टिकल 21, जैसे अगर आप किसी से शादी करना चाहते हो तो आपकी मनपसंद लड़की से आप शादी कर सकते हैं, तो ये भी राइट किस मिला हुआ है, ये भी इसमें मिला हुआ है। इसके बाद में कोई अगर मान लो कोई इतना बीमार है, हद से ज्यादा बीमार है, और उसकी बीमारी का कोई समाधान नहीं है, और वो अपने आप को क्या करना चाहता है, मृत्यु देना चाहता है, तो ये भी अधिकार किस मिला हुआ है, ये भी आर्टिकल 21 मिला हुआ है। ठीक है, तो चलिए ये रहा हमारा पूरा जो स्वतंत्रता वाला है, ये वाला पॉइंट मैंने विस्तार से समझा दिया आपको। इसके बाद में हमारा जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध जो हमें अधिकार मिले हुए हैं, जिसमें हमारा 23 और 24, आर्टिकल 23 और 24 में ये वर्णन किया गया है। 23 की अगर बात की जाए, 23 की अगर बात की जाए तो यहाँ आपको एक बात समझा दी जाए कि ये जो होते हैं छोटे बच्चे, जो होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनको क्या करना, जो कारखाने होते हैं, कारखानों में कार्य करवाने से प्रतिबंधित करता है, उसमें कार्य नहीं करवा सकते, उसमें प्रतिबंध लगाता है। यह किस में लिखा है, आर्टिकल 23 में। और इसका उपयोग करके समय सरकार ने इसके ऊपर प्रतिबंध लगा भी रखा है, आर्टिकल भी ला रखा है, अपराध घोषित भी कर रखा है, मतलब कानून भी बना रखा है इसी का संरक्षण करने के लिए। इसके बाद में जो आर्टिकल 24 है, वह 24 घंटे वाली बात जो होती है अपराधी की, वो बात की जा रही है। चलिए ये तो रहा हमारा यहाँ तक का, हालांकि ये हम सब पहले जान चुके हैं, तो हम आगे बढ़ेंगे। इसमें अब ज्यादा डिटेल पढ़ाने की आवश्यकता नहीं, धार्मिक वाले में बता चुका था, धर्मों के प्रचार वगैरह, संस्कृति और शिक्षा संबंधी बता चुका आराम से। संवैधानिक उपचारों का जिसमें 5 यूनिटों के बारे में बताया, थोड़ा बहुत ओवरव्यू दिया था ना, क्यू वारंट वगैरह। अच्छा, इसका डिटेल बताना बाकी था। ठीक है जनाब, बिल्कुल समझ गया। इसका डिटेल बताना बाकी है, जो संवैधानिक उपचारों का थोड़ा इसका समझ ही रहे। जो आर्टिकल 32 है, आर्टिकल 32 जो है वह कहता है कि उसको जो संवैधानिक उपचारों, मतलब जो फंडामेंटल राइट है उनका उल्लंघन ना हो और उनको संरक्षण दिया जाए। उनके उल्लंघन में जो सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट है, वहां पर नागरिक जा सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या कर सकती है, रिटे जारी कर सकती है कि आपने किस अधिकार से इनके अधिकार छीने। और ये अधिकार की अगर बात की जाए रिटे के माध्यम से, तो कितनी रिटे जारी की जाती है, 5 रिटे जारी की जाती है। ठीक, आर्टिकल 32 में कितनी रिटे, 5 रिटे, कितनी, 5। लेकिन अब मैंने लेकिन शब्द बोला तो कुछ तो समझ में आया होगा। ये जो हाई कोर्ट शब्द सुना है, ये हाई कोर्ट का जब स्टेट वाला हम प्रावधान पढ़ेंगे, स्टेट का प्रावधान पढ़ेंगे आगे चल के, भाग स्टेटों के संबंध में संविधान का, तो वहां पर एक जगह हाई कोर्ट का प्रावधान आएगा। वो जो प्रावधान आएगा, उस प्रावधान में कहा गया है कि हाई कोर्ट के पास वो जो रिटे के अधिकार है, ये 32 में है, ये तो है सही। इसके अतिरिक्त एक ये जो आर्टिकल स्टेट के अंतर्गत मिला हुआ है, इनको यहाँ पर भी रिट जारी करने का अधिकार है। तो हाई कोर्ट के पास ये क्राइटेरिया बढ़ जाता है। राज्य के इसमें जो मिला हुआ है इसको रिट जारी करने का, वो हाई कोर्ट के पास है, वो वाला केवल सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है। अर्थात हाई कोर्ट के पास टोटल रिट जारी करना कितना है, 5 + 1 रिट जारी करने का अधिकार है। ठीक है, बात समझ गए? क्या बात मेरे भाइयों आपको क्लियर है? यस। तो ये 5 कौन सी है, इनको डिटेल में जान लेते हैं, इनको समझा देते हैं आपको क्या है मैटर, पूरा एक मैटर समझाते हुए चलेंगे। ठीक है, 32 की बात चल रही थी। अब यहाँ देखिए, मूल रूप से संविधान में 7 मूल अधिकारों की व्यवस्था की गई थी। ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। 7 जो मूल थे वो थे, और एक हटाया गया था, कौन से, 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा हटाया गया था। ये सारी बातें मैं पहले बता चुका आपको, इसलिए मैं ज्यादा समय ना लेकर के कम समय में आगे बढ़ रहा हूं, क्योंकि ये रिपीट है एक तरह से। इसकी पहले वाली क्लास में करवा चुका हूं, लेकिन थोड़ा और भी करवा रहा हूं, ताकि आप अंत में फंड उसके साथ जोड़ सके अच्छे से। किसके साथ हम जोड़ेंगे, किसका जोड़ेंगे भाई, याद आ रहा है? हम डीपीएसपी के साथ जोड़ेंगे, जहां आर्टिकल 36 को रिटर्न समझाऊंगा, तो 12 को वहां कनेक्ट करूंगा, समझिए। जहां 12 में हमने पहले कनेक्ट किया था, वैसे 36 में कनेक्ट करेंगे। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर कानूनी अधिकार के रूप में अनुच्छेद 300 को ए में रखा गया, अनुच्छेद 300 में रखा गया था भैया। अच्छी, सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, और आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है? मौलिक अधिकार को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है भाई साहब? तो संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है फंडामेंटल राइट्स को कहा जाता है जनाब, फंडामेंटल राइट्स को। ठीक है, आगे जो कहा जा रहा है, संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक
मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। किसका अधिकार है? मूल अधिकार जो है उनका वर्णन है। कहां से? 32 से 12 से लेकर के 35 तक, जिसमें मूल जो है हमारे आप देखेंगे तो वो कहां तक आएंगे? 32 तक आएंगे। जो कौन से? नागरिकों को प्राप्त है 32 तक। किनको है? नागरिकों को। ठीक है, अब आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 वन में राष्ट्रीय ध्वज फहराने का, हाँ ये बात आपको मैंने बताई नहीं, जरा सुन लीजिए। जो आर्टिकल 19 है उसमें आपको अपने घर के ऊपर तिरंगा जो लहराते हैं आप, उसका भी अधिकार आपको दिया गया है। उसका भी अधिकार जो दिया गया है वो कहां पर लिखा हुआ है? ये आर्टिकल 19(1) में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 21 की जो है बात, अनुच्छेद 21 व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं का उल्लेख करता है, जो कि मैं बता चुका हूँ। शादी जैसा माहौल बताया मैंने आपको कि शादी जो करते हो आप, वो किससे करते हो? अपनी मनपसंद लड़की से, तो वो करते हो आर्टिकल 21 से। और इसकी ट्रिक बताई थी, क्या बताई थी भैया ट्रिक? इसकी ट्रिक थी कि 21 21 21 21 आप अपने लाइफ पार्टनर कहते हो 21 दो, क्या बोल? 21 दो 21 दो, तो आप अपने मनपसंद के लाइफ पार्टनर चुन सकते हो 21 में 21 में 21 में 21 मतलब 21। इसको थोड़ा ऐसे पढ़ाएं, 21 21, तो क्या बोल रहा? 21। ठीक है, बन गई ट्रिक। इसके बाद समझेंगे हम आगे। इसके बाद देखेंगे अनुच्छेद अनुच्छेद 17 की अगर बात की जाए तो ये क्या करता है? अस्पृश्यता को गैर कानूनी घोषित करता है। अर्थात जो हमारे इसमें मतलब जो वो ये कर चलता है ना, जैसे कि मैं आपको क्या बताऊं, आपने जात जो ऊंच नीच जातों की जो हमारे चलते जातीय प्रथा में ऊंच नीच चलती कुप्रथाएं, तो उसमें ऐसा होता था कि छोटी कास्ट वाला अगर बड़ी कास्ट वाले के किसी बर्तन या किसी को भी टच कर लेता था तो वो उसको यूज नहीं करता था। बाद में वो उसको यूज नहीं करता था बल्कि उसको फेंक देता था। तो ये क्या हो रहा है? अस्पृश्यता हो रही है, इनइक्वालिटी दिखाई दे रही थी। तो इसका क्या किया गया? उल्लंघन जो है, इनको गैर कानूनी घोषित किया गया, इनको निषेध किया गया इनका, कि ऐसा कार्य हमारे देश में नहीं किया जाएगा। ठीक है, बात डन है। आगे देखते हैं अगला जो है आर्टिकल। यहां तक मैं आया नहीं था, यहां तक आ चुका था शायद, है ना? हाँ, यहां तक आ चुका था। आर्टिकल जो 24 है, आर्टिकल 24 में कहा गया है कि कारखाने आदि में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से कार्य करवाने का पर प्रतिबंध लगता है। अच्छा, मैंने यहाँ थोड़ा गलत बता दिया आज, है ना? कहीं गलती किया हूं मैं, कहीं तो गलती किया हूं आज, कहीं तो गलती किया हूं। छोटे बच्चों का देखो उल्टा कर दिया ना, ये यहाँ की यहाँ बता दिया मैंने। 24 का बताना था वो 23 में बता दिया, यहाँ उल्टा कर दिया था, ये सॉरी है ना? सॉरी भाई, ऐसा नहीं है ना। कारखानों का इधर है, बच्चों का 24 में। ठीक है, आज थोड़ा वही बोलूं मैं, कुछ तो गड़बड़ किया है, कुछ तो गड़बड़ किया आज हल्का सा। ठीक है ठीक है, आर्टिकल 24 में कहा गया है कि कारखानों जो छोटे बच्चे हैं उनके ऊपर कहा गया है, ठीक है, कि उनको कारखानों में प्रतिबंध लगाया गया। और इसी का प्रयोग करके सरकार ने क्या किया है? कानून भी बना रखा है, कानून भी बना रखा है। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने अनुच्छेद 32 में भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है किन्होंने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने। जो कि क्या थे भारतीय जो संविधान है उसकी ड्राफ्ट कमेटी, मतलब प्रारूप समिति के क्या थे? प्रारूप समिति के ये क्या थे? वैसा प्रारूप समिति के ये अध्यक्ष थे। क्या थे? अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के ये अध्यक्ष साहब थे। बात क्लियर है सभी को? चले आगे बढ़े, चलिए आते हैं। अब हम जान लेते हैं आर्टिकल 32 जो है उसको थोड़ा विस्तार समझते हैं, क्योंकि उसके अंदर रिटें जारी करने का जो अधिकार है वे कौन कौन सी रिटें हैं? 5, उनको थोड़ा विस्तार से जानते हैं, क्योंकि हमारी परीक्षा में ऐसे प्रश्न बहुत बनता है। देखते हैं, चलिए 32 को कि ये जो 32वां है, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उपरोक्त अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायिक रिटों का प्रावधान किया गया है, जो निम्न प्रकार है। और यह रही पहली रिट, क्या है? हेबस कार्पस। हेबस कार्पस मतलब बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या कहता है? कि जब किसी व्यक्ति को अवैध रूप से बंदी बनाया जाता है तो सर्वोच्च न्यायालय उस बंदी बनाने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि वह बंदी बनाए गए व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर भीतर न्यायालय के समक्ष पेश करें। यह आपराधिक जुर्म के मामलों में जारी नहीं किया जाता है। मान लीजिए जैसे आपने कुछ जहर वगैरह खिला दिया, बड़ा सा कुछ ऐसा रेप वगैरह ऐसा जो होता है, जहर हुआ, ऐसा कोई केस हो जाता है, तो उसमें 24 घंटे में पेश करने का ऐसा रिट जारी नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर आपको किसी कारणवश पूछताछ ऐसा किसी काम से बुलाया है और अरेस्ट कर लिया है, तो फिर आपके लिए वो न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट है वो राह देख रहा है कि वो जो अधिकारी है, जो भी अधिकारी आपको पकड़ के लेके गया है, उसको फटकार वो लगाएगा, उसको खरे खरे सुनाएगा, भरी सभा के अंदर सुनाएगा भाई साहब। तो ये जो सारी बातें वो कहां से लेगा? किसका अधिकार है बोलने का, उसको कैसा है? तो ये अधिकार है आर्टिकल 32 में। ठीक है, हेबस कार्पस।
इसके बाद में आप देखेंगे तो परमादेश, परमादेश मेंडमस, जो मेंडमस वाला प्रावधान है उसमें कहा गया है यह उस समय जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी, यहाँ स्पेस लगा, ठीक है, कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वहन नहीं करता है। मतलब अपने सार्वजनिक कर्तव्य मतलब ये क्या है कि आपको कोई पद है, सार्वजनिक कर्तव्य आपको उसका निर्वाह नहीं कर रहे हो। जैसे मान लीजिए आप एज एक जिला कलेक्टर बना दिया जाए आपको, थोड़ी देर के लिए आपको एक जिला कलेक्टर बना दिया जाए और आप क्या कर रहे हो, आप जाकर के वहां सही से काम नहीं कर रहे हो, बल्कि अपना क्या कर रहे हो, टेबल के नीचे से आने दो साहब, आने दो साहब, गांधी जी को पीछे बैठा रखा है, गांधी जी का नोट दो और काम करवाओ, ऐसा अगर चल रहे हो तो आप अपने पद का निर्वहन नहीं कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, अपना कर्तव्य से मुकर जा रहे हो और सार्वजनिक पद का गलत तरीके से उपयोग कर रहे हो। तो क्या हो गया, यह आदेश आएगा वहां से, सुप्रीम कोर्ट से, भ्रष्टाचार हुआ या अलग और भी बहुत सारे तरीके से होता है कि आप अपने परिचितों को सहायता पहुंचा देते हो, ऐसा वैसा जो भी आप करते हो अलग अलग तरीके से, वो सारी घटना होने पर क्या होता है, परमादेश जारी किया जाता है। अगला जो प्रश्न है, अगला जो है हमारा प्रतिषेध, प्रतिषेध में क्या कहा जाता है, यह निचली अदालत को ऐसा कार्य करने से रोकता है जो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर हो। मतलब मान लीजिए ये एक जिला जो निचली अदालत है उसके अधिकार क्षेत्र की जगह थी, ठीक है, और इसके ऊपर आते जिला न्यायालय, और उसके ऊपर आ जाती है आपकी कौन, उसके ऊपर आ गई भैया आपकी हाई कोर्ट, और उसके भी ऊपर कौन आ गई भैया सुप्रीम कोर्ट। एक तरह से ऐसे सर्कल बना लीजिए आप। अब इसमें ये जो आपकी जो निचली अदालत है वो यहाँ तक ही रह करके कार्य करेगी। ये जो इसके लिए निश्चित कार्य बांट रखा है, ये जो कार्य बांट रखा है कि आपको इतना ही कार्य करना है, इससे ज्यादा नहीं करना है, तो वो यहाँ तक ही करेगी, इससे ज्यादा नहीं करेगी। अगर इससे बाहर जाएगी तो उसके लिए यह वाला जो लगा हुआ है प्रोहिबिशन वो लगा दिया जाएगा, और उसके ऊपर भी क्या होगा, उससे भी सवाल जवाब किया जाएगा। तो उनको रोकने के लिए ये पहले से उनके लिए क्या किया है, प्रावधान किया गया है। अगली बात है अधिकार पर्चा। अधिकार पर्चा में क्या होता है, क्यू वारंटो, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है क्यू वारंटो, यह एक व्यक्ति को एक जन कार्यालय में काम करने से मना करता है जिसका उसे अधिकार नहीं है। अब यहाँ ये इस बात को ऐसे समझिए कि आपकी अभी सरकारी नौकरी नहीं लगी, आप रेलवे में हैं, अभी एनटीपीसी की आप तैयारी कर रहे हैं, आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, और अभी आप क्या कर रहे हैं, ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं, ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या आप उसमें अधिकारी हैं, नहीं, वहां आप इससे बिना टिकट से इसके नहीं जा सकते। लेकिन जब आपकी नौकरी लग जाएगी तो आप उसमें बिना टिकट के कहीं भी यात्रा कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि आप उसके परिवार के मेंबर हो गए हो, अभी नहीं हो, बन जाओगे सिलेक्शन लेकर के, ठीक है। तो ये क्या है, ये जो आपको मैंने बताया है, अब आप नहीं कर पा रहे हो, तो वो कब नहीं कर पाओगे, अगर आप इसका उपयोग कर रहे हो गलत तरीके से, तो ये हो रहा है आपका कौन सा, अधिकार परिचय, मतलब आप किस अधिकार से इसका उपयोग कर रहे हो, सरकारी चीजों हुआ, सरकारी कार्यालय हुआ, सरकारी इसका हुआ, अगर आपके पास अधिकार है तो उस ऑफिस का आप क्या कर सकते हो, जाकर के आराम से वहां रह के कार्य कर सकते हो। लेकिन अगर उसमें स्टाफ में नहीं हो तो आप वहां नहीं कर सकते वर्क, अगर वहां पाए जाते हो आप तो आपको इसका अपराधी माना जाएगा। अगला जो है आपका वह कौन सा है, उत्प्रेषण है। उत्प्रेषण में कहा गया है ये तभी जारी किया जाता है जब एक अदालत या न्यायालय अपने न्याय क्षेत्र, अपने न्यायिक क्षेत्र से बाहर कार्य करता है। देखिए यहाँ एक बात ध्यान देना, जो प्रतिषेध है ये क्या बोल रहा है, नहीं कर सकता, उनको रोकने का प्रयास करता है। लेकिन कोई ऐसे हो जाते हैं कि वो अपना जो अधिकार दिया गया है, जो अपना क्राइटेरिया दिया है, उनके अतिरिक्त भी कार्य करने का प्रयास करते हैं, तो उनको जारी कर दिया जाता है उत्प्रेषण, कि क्या आपने हमारी इतनी कम ये कर रखी है जबकि आपको पहले चेतावनी दी गई है, फिर भी आप जारी कर रहे हो, तो अब तो आपकी लगी हुई है, अब तो आपको सुनना पड़ेगी, अब तो आपको हम जैसा कहेंगे वैसा फटकार लगेगी। चुपचाप सुनिए, तो क्या सुनिए, यह निषेध अलग से, यह निषेध से अलग है और यह कार्य संपादित होने के बाद ही जारी किया जाता है। मतलब आप कर चुके हो ना, तो किया हो तो अब उसकी सजा भी भुगतोगे आप, समझ रहे हो। ये तो था हमारा जो हम लोगों ने जो मौलिक कर्तव्य है, मुख्य मुख्य बातें पूरी जान ली। अब अभी जानेंगे हम आगे, अब जो आगे जानेंगे वे कौन से जानेंगे, डीपीएसपी, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, अर्थात राज्यों को निर्देश देने वाले, या राज्य जो है वह क्या करेंगे, वह जो नीति बनाएंगे उनका सिद्धांत दिया गया है, नीति, राज्य के नीति निदेशक या निदेशक तत्व या सिद्धांत आएगा, निदेशक सिद्धांत, क्या है, सिद्धांत है, क्या है भैया, सिद्धांत है, तत्व हो सकता है या सिद्धांत हो सकता है, ठीक है, जो भी आपकी परीक्षा में आ जाए, इनको टीपीएसपी कहा जाता है इंग्लिश में।
शॉर्ट फॉर्म में। बाकी उनको इंग्लिश में तो डीपीएसपी नहीं कहते भैया, इंग्लिश में कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, बढ़ेंगे जी। आइए अब आगे देखते हैं हम क्या है। भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के लिए निर्देशित निर्देशित करने वाले तत्वों का उल्लेख किया गया है। अर्थात डीपीएसपी का जो उल्लेख है, डीपीएसपी का जो उल्लेख है वह कहाँ किया गया है, आर्टिकल 36 से लगा करके 51 तक किया गया है। इसमें 36 में जो बात की गई है वो की गई राज्य की परिभाषा की। राज्य की परिभाषा की क्या की गई, राज्य की परिभाषा कौन सी होगी, तो राज्य की परिभाषा की जो बात की गई है, इस परिभाषा में कौन सा आर्टिकल के साथ की गई है, इसमें कहा गया है कि आर्टिकल 12 में जो परिभाषा में वर्णित किया गया है वही राज्य की परिभाषा होगी। अब आर्टिकल 12 में क्या किया गया भाई साहब, यह हमें जानकारी हमें ज्ञात होना चाहिए, तो इसके लिए हमें एक थोड़ा खाली स्लाइड लेना पड़ेगा। खाली स्लाइड कहाँ मिलेगा भैया, यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, जरा यहाँ समझ लीजिए थोड़ा, फिर हम पीछे चलते हैं। आर्टिकल 36 को समझेंगे, आर्टिकल 36 और 12 में क्या है संबंध, इनको समझेंगे। कुछ भी नहीं है, इन दोनों में केवल एक ही वर्ड का यूज किया गया है, राज्य का परिभाषा। राज्य की परिभाषा निर्धारित की गई, क्या की गई, राज्य की परिभाषा निर्धारित की गई। वह परिभाषा क्या है, उस परिभाषा में 4 तत्वों को शामिल किया गया। कौन से तत्वों को, 4 तत्वों को। इन 4 तत्वों में क्या होना चाहिए, जनाब पहला लिखेंगे, सभी पहला लिखेंगे। पहले में क्या होगा, भूभाग होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई, भूभाग होना चाहिए। क्या होना चाहिए, भूभाग होना चाहिए। दूसरे में क्या होना चाहिए, भूभाग के बाद में जनसंख्या होनी चाहिए। अगर भूभाग बन गया तो आपकी क्या होना चाहिए, जनसंख्या आपकी होना चाहिए। जनसंख्या अगर हो गई आपकी तो आपके पास क्या होना चाहिए, एक सरकार होना चाहिए। एक सरकार होना चाहिए, एक सरकार होना चाहिए जो कि क्या हो, लॉ एंड मेंटेन को संभाल सके। इसके बाद में एक और शर्त होती है जो यहाँ दिखाने लगा, यहाँ लिख देता हूँ। एक और जो शर्त होती है वह क्या होती है, एक संप्रभु शक्ति हो, संप्रभु शक्ति हो। संप्रभु शक्ति क्यों हो भाई साहब, संप्रभु शक्ति क्यों हो, संप्रभु शक्ति क्यों हो, क्योंकि संप्रभु शक्ति होने से वह क्या कर सकती है, अपने देश की कानून व्यवस्था को सही से मैनेज कर सकती है, अपने नागरिकों के हित में कार्य कर सकती है, वह किसी के दबाव में रहिए बिना। तो ये चारों फैक्ट जहां पर जिस जगह लागू होता है वही राज्य है। क्या है, जन भूभाग होना चाहिए, जनसंख्या होना चाहिए, सरकार होना चाहिए और एक संप्रभु शक्ति होना चाहिए। ये चारों तत्व जहां साबित होते हो, स्थापित होते हो, परिभाषित होते हो, वहां पर उसे राज्य का दर्जा दिया, जो कि कहां कहां बताया गया हमारे संविधान में, आर्टिकल 12 में कहा गया हो और आर्टिकल 36 में कहा गया है। ठीक है, बात क्लियर है। एक सबसे बड़ी अच्छी बात यह है नोट की कि नोट में लिखेंगे आपके न्यायपालिका इसका भाग नहीं है। न्यायपालिका, न्यायपालिका इसका भाग नहीं है। नोट करके आप सभी नोट करके लिख लेंगे, न्यायपालिका इसका भाग नहीं है। किसका, जो राज्य का जो भाग है उसके अंतर्गत न्यायपालिका को शामिल नहीं किया गया है। ना तो आर्टिकल 12 में है, ना ही आर्टिकल 36 में है, ना तो 12 में, ना 36 में। नोट करके लिखिए, इसको काटिए, लिख करके न्यायपालिका वैसे लिख कर ऐसे काट लीजिए उसके साथ में, ताकि आप समझ पाए, क्योंकि ये प्रश्न बार बार पूछा जाएगा आपकी परीक्षा में और पूछा जाता रहा है, पूछा जाएगा और कंटिन्यू रहेगा। ये भी ध्यान दीजिएगा, ये आज जो क्लास करवा रहा हूं ना, ये भविष्य तक काम आने वाले आपको। चलिए अब हम आते हैं, जो हमने 36 को समझा, आर्टिकल 36 के बारे में हमने थोड़ी बातें हैं वो पढ़ ली है। यहाँ पर कुछ बातें लिखी है फैक्ट में कि ये जो है डीपीएसपी वो कहाँ से लिए भैया, तो वो लिए हमने आयरलैंड से। कहाँ से लिए हैं, आयरलैंड से लिए। आयरलैंड के संविधान में कितने आर्टिकल हैं, तो भाई साहब वहां पर जो है 8 है, 8वें नंबर का आर्टिकल में। हमारे कौन से नंबर पे, 36 से स्टार्ट हो रहे हैं। अभी बताएं कि 36 से लगा के जो 51 तक हमारे इसमें क्या है, डीपीएसपी है। तो ये जो सारी बातें मैं आपको बता रहा हूँ ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है मेरे भाई, ऐसा मत समझिए। कोई अच्छा टीचर भी आपको पढ़ाना आएगा, एक से ब्रांड टीचर बन चुके हैं अच्छे अच्छे, जिनके 1 घंटे में मिलियंस व्यूज मिल जाते हैं, लेकिन वो भी ये बात बताते हैं, वो कोई रॉकेट साइंस नहीं बताते, यही बातें वो भी समझाते हैं, और वही बात हम भी बता रहे हैं, हम भी समझा रहे हैं। और इवन वो तो कुछ साइड पॉइंट बता के निकल जाएंगे आपको, लेकिन हम आपको एक एक डेटा पे एनालिसिस करके आपको दे रहे हैं, फिर भी आप क्या कर रहे हो, बस इग्नोर कर रहे हो। बड़ी बस वो ब्रांड बन गया है। वो क्या बन गया भैया, एक कंपनी बन गई, लिमिटेड कंपनी बन गई, वो लिमिटेड बन गई तो आप उसके पीछे भाग रहे हो। खैर आपकी मर्जी, आपको तैयारी कहाँ से करना वो आप जाने, आपके लिए क्या बेस्ट है। ठीक है, तो आपको बता दें कि हमारा चैनल है स्मार्ट स्टडी अप्रोच। वह आपके लिए नित्य डेली समर्पित होकर कार्य कर रहा है, तो आप इसको जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और इसकी पीडीएफ जो मिलेगी आपको वह मिलेगी स्मार्ट स्टडी अप्रोच टेलीग्राम चैनल पे, इसकी पीडीएफ मिल जाएगी पूरी, ये पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी।
इसके बाद हम जो कर रहे थे भाग जो 36वां है उसमें क्या हो रहा है, राज्य की परिभाषा बताई गई है, जो कि राज्य की परिभाषा कौन सी, आर्टिकल 12 वाली। ठीक है, 37 आर्टिकल 37 में कहा गया है कि संविधान के भाग 4 के उपबंध किसी किसी न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होंगे। सबसे बड़ी बात क्या है भैया, सब पता है कि डीपीएसपी जो है आपका, डीपीएसपी जो है इनको इनको लागू करवाने के लिए आप लोग सरकार के ऊपर कोई दबाव नहीं बना सकते। सरकार चाहे तो लागू करे या ना करे, लेकिन आप जो है न्यायपालिका के पास न्याय मांगने नहीं जा सकते, न्यायपालिका के पास नहीं जा सकते कि आप आर्टिकल 36 से लेकर 51 के बीच में कोई उल्लंघन हो रहा है और आप उनको जाकर के बोलें कि सरकार हमारे साथ ऐसा हो रहा है, आप इनको लागू करवाइए, इसमें लिखा गया है। तो उसमें ये भी मेंशन है कि उन्होंने जो आपको बोले है सुविधा देने की, उससे पहले उसमें लिख दिया है कि आप इनको लेकर के वहां नहीं जाओगे, कहाँ, कोर्ट में नहीं जाओगे। समझिए, तो बात ये है। हालांकि अगर आप चले जाते हो तो वो जो है कोर्ट आपको आपके इसको जो जो भी अपील है उसको खारिज करके आपको भेज देगी रिटर्न, और वो सरकार को एक लेटर भेजेगी कि हमारे पास ऐसा कोई केस आया है, तो आप जनाब देखें कि ऐसा कुछ हो रहा है तो आप काम करने का प्रयास करें। अक्सर बहुत सारी सरकारें जो लेटर हैं इनको अपना करके उसके अकॉर्डिंग काम भी करती हैं, लेकिन कुछ ऐसी सरकारें भी हैं आई हैं समय समय पे जो सुप्रीम कोर्ट का किसी भी लेटर को मानने को तैयार नहीं होती। ठीक है, अच्छा आपसे एक प्रश्न कर लिया जाए, सुप्रीम कोर्ट की बात चल रही थी टाइम से, तो ये बता दीजिए मुझे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई कौन है वर्तमान में, वर्तमान की बात कर रहा हूं मैं, वर्तमान में, जो कि कितने नंबर के हैं, 51वें नंबर के। कौन से नंबर के, 51वें नंबर के हैं। चलिए 50वां में बताऊं क्या, चलो 50वां में बता देता हूँ। 50वें कौन थे, 50वें कौन थे, बताइए जरा, बता दें कि ये भी आप बताओगे हैं, डीवाई चंद्रचूड़, हाँ जी बिल्कुल, डीवाई चंद्रचूड़ जी है, ये तो 50वें नंबर के थे। लेकिन आपको मैंने पूछा वो अलग है, 51वें नंबर के, जो कि वर्तमान के हैं। बहुत अच्छा नाम है, बता दें, हिंट दें, चलिए मैं बताता हूँ, संजीव खन्ना साहब। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। आगे कौन सा है, आगे जो है आपका अनुच्छेद जो 38 है, अनुच्छेद 38 में कहा गया क्या, सामाजिक न्याय, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। अब आपको मैं एक बात और चल रहा हूं कि प्रस्तावना, इस प्रस्तावना शब्द में एक बात बता दूं कि ये जो प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना अभी तक एक बार संविधान संशोधन हुआ है, और वो कौन सा हुआ है, 42वां नंबर का संविधान संशोधन हुआ है। और कब हुआ है, 1976 में हुआ है, और इसमें 3 शब्द जोड़े गए हैं, 3 शब्द जोड़े गए थे। वे 3 शब्द कौन से हैं जनाब, आपको कमेंट करना। आपके लिए तो बहुत आज मैं प्रश्न छोड़ने वाला, बहुत अच्छे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, अब यहाँ ये तो इस प्रस्तावना की जब हम डिटेल पढ़ेंगे तब पूरा विस्तृत रूप से पढ़ेंगे एक एक चीज। ठीक है, लेकिन यहाँ जो बात आई वो ये आई है कि हमारे सामने 3 शब्द आए, कौन सा है, सामाजिक आया, राजनीतिक आया और आर्थिक आया। कौन सा है, आर्थिक आया। ये जो 3 शब्द आए हैं, ये 3 शब्द हमारे संविधान में भी वर्णित है, सॉरी प्रस्तावना में, संविधान की प्रस्तावना में भी वर्णित है। और संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि ये जो न्याय होंगे, कितने प्रकार के न्याय दिए गए हैं हमारी प्रस्तावना में, तो 3 प्रकार के न्याय दिए गए हैं। संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय दिए हैं, 3 प्रकार के। कौन कौन से हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ये वर्णन कहाँ है, प्रस्तावना में। तो क्या डीपीएसपी में नहीं है, जी है, आर्टिकल 38 में भी यही वर्णन है। और इसीलिए परीक्षा में पूछा जाता है कि सॉरी भाई, परीक्षा में एक प्रश्न हमेशा पूछा जाता है कि जो आर्टिकल 38 है, ये मतलब सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, इसका वर्णन संविधान में कहाँ कहाँ किया गया है। तो वहां वो देगा आपको प्रस्तावना और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगला देगा प्रस्तावना मौलिक अधिकार, और प्रस्तावना मौलिक कर्तव्य, और केवल प्रस्तावना। अब आप लगेंगे कहां पर, आप सभी जगह फंस हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, एक पॉइंट नोट करके लिख लें कि हमें जो अधिकार मिले हुए हैं न्याय के कौन से, जो सामाजिक रूप से हैं, जो आर्थिक रूप से हैं, और जो हमारा किसमें एक और पॉलिटिकली है, ये तीनों तरह के जो हमें अधिकार मिले हुए हैं, ये प्रस्तावना में भी है और हमारा डीपीएस में भी है। ठीक है, आइए अगला एक पॉइंट छूट गया, जो 39वें नंबर का है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि राज्य द्वारा अनुकरणीय कुछ नीतियां अपनाई जाएगी, जैसे कि
जो पुरुष और महिला हैं उनमें समान रूप से वेतन मिले, ऐसे उनकी क्या हो, जो भी नौकरी है, जिसी भी तरह जो भी नौकरी कर रहे हैं, अगर एक ही पद की नौकरी कर रहे हैं तो उनका जो सैलरी का अंतर होता है वो गैप नहीं होना चाहिए, बल्कि उनको बराबर मिलना चाहिए। ये वाले जो प्रावधान है ये भी 39 के अंदर है। इसके अंदर अपने आप में बहुत सारे प्रावधान है, इवन ए स्मॉल ए से लगा के एफ जी तक है, और इसके बाद में आपको इसका कैपिटल ए भी मिलेगा, कैपिटल बी भी। इस तरीके से ये बहुत लंबा अनुच्छेद है। ठीक है, देखते हैं कैपिटल ए तो आ गया है, जिसमें निःशुल्क विधिक जो कानून का जो आपका लॉ जो है, कानून का जो आप वकील, मतलब एक तरह से कानून की सहायता लेने के लिए आप वकील को कर सकते हो। और वकील भी कैसा आप सरकारी वकील, मतलब आप जो सरकार के खर्चे पर, खर्च पर आपको क्या मिल सकती है, सहायता मिल सकती है, वकील की विधिक सहायता। इसके बाद में आर्टिकल 32 में कहा गया है कि ग्राम पंचायतों का संगठन, ग्राम पंचायतों का क्या होता है, संगठन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो हमारा जो संविधान संशोधन 73 और 74वां संविधान संशोधन जो है वह किस लिए किया गया, सरकार ने इस आर्टिकल को लागू करने के लिए, अनुच्छेद 40 को लागू करने के लिए दोनों संविधान संशोधन किए गए थे। कब किए गए थे भैया, ये दोनों तो ये किए गए थे 1992 में, 93 में लागू हुए थे, 93 में जाके लागू हुए थे, 92 में किए गए थे। ठीक है, इसके बाद में क्या है भैया आपका, तो आपका है आर्टिकल 41। आर्टिकल 41 क्या कहता है, कल्याणकारी सरकार। सरकार जो है राज्य के नागरिकों का विकास करेगी और उनके लिए कल्याणकारी योजना लाएगी। जैसे कि मध्य प्रदेश में जो सरकार बनी, इससे पहले मोहन यादव जी से पहले जो सरकार थी, कौन से, जो शिवराज सिंह चौहान साहब थे, उन्होंने एक योजना लॉन्च की थी, उसका नाम था लाडली बहना योजना। ये भी क्या है, ये इसी के अंतर्गत लागू की गई थी, किससे, कल्याणकारी योजना। इसी के अंतर्गत इसी प्रावधान का उपयोग करके इस योजना को लागू किया गया था। और भी है, लेकिन एक ये भी उनमें से उपयोग किया गया आर्टिकल है। ठीक है, इसके बाद में आता है अगला कौन सा, 42वां अनुच्छेद 42 कहता है, क्या कहता है, काम की न्याय संगत और मनोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। मतलब जो भी महिला है, गर्भवती महिला अगर कोई है तो उसको जो छुट्टी मिलती है और उसकी सैलरी नहीं काटी जाती है, उसके संबंध में सरकार ने कानून बनाया है। वो कैसे बनाया भैया, आर्टिकल 32 को लागू करवाने के लिए ये कानून बनाना पड़ा कि आप उनको छुट्टी देंगे पहले, बाद में जो भी वो गर्भवती महिला होती है तो उसके मतलब जैसे उसको डिलीवरी होने वाली होती है, उसमें कुछ सप्ताह पहले ही उसको छुट्टी मिल जाती है, पैसे नहीं काटे जाते हैं, उसके बाद में उसको छुट्टी मिलती है, और पैसे नहीं काटे जाते हैं, उसके बाद जब ऑफिस में आती है अगर वो, तो उसके बच्चों के रहने वहने की सारी व्यवस्था की जाती है कंपनी के द्वारा। ये सारी बातें जो प्रावधान किया गया हमारे इस कानून में, वो कहाँ, किस आर्टिकल के तहत करवाया गया है, ये आर्टिकल 42 को लागू करने के लिए, 42 को लागू करने के लिए। अगला जो प्रावधान है वो कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 43। अनुच्छेद 43 क्या कहता है, उचित मजदूरी और शिष्ट जीवन स्तर। यहाँ पर बात की जाए से उचित मजदूरी, मतलब आप मान लीजिए आपकी जो योग्यता है उसके अनुसार आपको रोजगार मिलना चाहिए, और उसके अनुसार ही आपको क्या मिलना चाहिए, वेतन मिलना चाहिए, वेतन मिलना चाहिए। तो इसके लिए सरकार कार्य करेगी। ये किस में लिखा है, 43 में ये बात लिखी गई है। अनुच्छेद 43 में ये कहा गया है कि जो भी हमारे देश का नागरिक है उसको क्या मिलेगा, उसकी योग्यता अनुसार उसको मजदूरी मिले, उसके अनुसार उसका जीवन स्तर हो, उसके अनुसार उसको क्या मिले, रोजगार मिले, वो बेरोजगार ना रहे। लेकिन अब आप क्या इस प्रावधान को लागू करवाने के लिए क्या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, क्या हाई कोर्ट जा सकते हो, नहीं जा सकते हो। कितने बेरोजगार घूम रहे, लेकिन नहीं जा सकते, तो नहीं जा सकते भाई, क्योंकि लिखा है कहाँ पर, डीपीएसपी में। ये फॉल्स है हमारे संविधान के कुछ, जो कि मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ये बता चुका था, स्लाइड खाली थी ना। इसके बाद में जो हम आर्टिकल पढ़ेंगे 43A में देखेंगे तो उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों की भागीदारी। मतलब कोई भी उद्योग है तो उसका मैनेजमेंट अगर देखा जा रहा है तो मैनेजमेंट में क्या होगा भैया, मैनेजमेंट में वहां पर जो एम्प्लॉय है उन एम्प्लॉय को भी उसमें शामिल किया जाएगा, उनको भी शामिल किया जाएगा, और उनसे निर्णय में उनके जो सुझाव है वो मांगे जाएंगे। ठीक है, इसके बाद 43B की बात की जाए तो सहकारी समितियों से संबंधित है। किससे है, सहकारी समितियों से संबंधित है, जो कि ये जो प्रावधान है 43B, इसको लागू करने के लिए सहकारी विभाग का गठन किया गया। और ये सहकारी विभाग का जो गठन किया गया है, इसमें इसके जो मंत्री है वो कौन है, अमित शाह जी। कौन है भैया,
सहकारी मंत्री कौन है? अमित शाह जी है, अमित शाह जी। आप बोले सर अमित शाह जी तो गृह मंत्री है, तो गृह मंत्री के साथ साथ सहकारी मंत्री भी हैं। इसके बाद में आर्टिकल 44 बहुत पूछा जाता है, बहुत ज्यादा, क्योंकि चर्चा में रहता है पूरा साल, कभी से चर्चा में आर्टिकल 44। तो आर्टिकल 44 कहता है, 44 कहता है कि समान नागरिक संहिता जो है वो जो यूसीसी है उसको लागू करने का प्रावधान किया गया है। इसके लिए कई बार कोर्ट में याचिका लग चुकी है इसको लागू करवाने के लिए, लेकिन क्या कोर्ट इसको लागू करवा पा रही है? कोई दबाव बना पा रही है? नहीं बना पा रही है। पानी बोतल वहां रखिए सर। चलिए कोई बात नहीं, थोड़े और बचा है, 44 तो आ गए हैं। अनुच्छेद अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 47 की अगर बात की जाए तो 47 में क्या कहा गया है जनाब? 47 में क्या कहा गया है? 47 में, हाँ लगा दिया, ये लगा क्यों नहीं? अरे ये लगा क्यों नहीं भाई? इसको क्या हो गया? देखते हैं, चार्ज लगा रहा हूँ लैपटॉप यार। लग गया, पिन खुल गई थी। चलिए, तो हम देख रहे थे कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल हमारा 47 देख रहे थे, जिसमें कहा गया है पोषण, जीवन स्तर और लोक स्वास्थ्य, लोक स्वास्थ्य। अब आपको अगर बताया जाए कि जो आपके सरकारी अस्पताल है, सरकारी अस्पताल है, सरकारी अस्पताल है, सरकारी जो अस्पताल है उनकी बात की जाए, अस्पतालों की बात की जाए, सरकारी अस्पतालों की, तो वो उनका जो खर्चा आपको फ्री में इलाज करवाई जाती है, आपकी दवाई गोली वगैरह सब मुफ्त में अवेलेबल करवाई जाती है, उपलब्ध कराई जाती है। तो किस आर्टिकल के तहत किया जा रहा है सरकार का? तो ये किया जा रहा है आर्टिकल 47 को लागू करने के लिए। साथ ही जो जो भी हर राज्य सरकार अपने स्तर से पोषण के लिए आहार देती है, पोषण के लिए आहार की जो थैलियां देती हैं वो खाना खाना देते हैं फ्री में वगैरह, जो चलता रहता है, वो किस आर्टिकल के तहत चलता है? तो वो चलता है आपका आर्टिकल 47। आर्टिकल 47 का ही उपयोग करके सरकार जो है आपको अनाज देती है, आपको जो अनाज देती है, जो 5 किलो प्रति व्यक्ति देती है, जो अभी तो फ्री भी चल रहा है 5 kg। तो ये 5 kg वाला जो है, ये सारा जो प्रावधान है किसके अंतर्गत लाया जा रहा है सरकार के द्वारा? ये आर्टिकल 47 के तहत ही लागू किया जा रहा है। इसके बाद में आज के समय में हम कृषि में ड्रोन को, खेती को अपना रहे हैं, जो ड्रोन है उनको अपना रहे हैं। तो ड्रोन को उनको अपना रहे हैं, क्यों अपना रहे भाई? इसका जो अच्छे जो उपज वाले बीज हैं, अच्छे उपज वाले बीज जो है, अच्छे उपज वाले बीज है, उनको अपनाया जा रहा है। क्यों अपनाया जा रहा है भैया? क्योंकि वैज्ञानिक कृषि को बढ़ावा देना है, हमें वैज्ञानिक कृषि को बढ़ावा देना है। उसके बाद किसानों को कहा जा रहा है कि पशुपालन कीजिए। पशुपालन में आपको क्या मिल रहा है? आर्थिक सहायता सरकार दे रही है, आर्थिक सहायता सरकार दे रही है। क्यों दे रही है भैया? क्योंकि यहाँ किस अधिकार से दे पा रही है? ये 48 कहता है कि आप आर्थिक सहायता दीजिए पशुपालन के लिए, कृषि में दीजिए, सरकार देती है ना, कृषि में दे तो रही है। पीएम किसान योजना, पीएम किसान योजना जो है वो किसके तहत आ रही है? वो इसी के तहत तो आई हुई है योजना, इसी आर्टिकल को लागू कर रही है। जो प्रति माह कितने 2000 रुपये मिलते हैं, सॉरी कितने 6000 रुपये मिलते हैं एक साल के, 6000 रुपये मिलते हैं एक साल के, जो 2-2 हजार की एक किस्त बन करके आता है, 2-2 हजार की 3 किस्त बन करके आता है। ठीक है, आगे देखते हैं आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 में क्या कहा गया है? शिशुओं और बालकों की देखभाल। जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे मतलब शिशु मतलब हमारे जो है 0 से लेकर के 6 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं उनकी बात की जा रही है। और इन्हीं की देखभाल करने के लिए, कहाँ से? 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों की देखभाल करने के लिए सरकार ने एक केंद्र खोला है, आंगनवाड़ी केंद्र। आंगनवाड़ी केंद्र जो ये खोला गया आंगनवाड़ी केंद्र है, ये इसी में शिशु, छोटे बच्चों और बालकों की क्या देख रेख के लिए खोला गया है, जो कि आर्टिकल 45 के तहत खोला गया है। इसके बाद में क्या लिखा है? इसके बाद में जो आपका 46 में क्या कहा गया है? अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों। इसके बाद में और अन्य कमजोर वर्गों का शोषण से बचाओ। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो अप्रत्यक्ष रूप से ही, अप्रत्यक्ष रूप से सरकार को यह कहा जा रहा है कि आप कुछ भी कीजिए, चाहे आरक्षण जैसे प्रावधान लाइए, आरक्षण जैसा प्रावधान लाइए, और जो पिछड़े वर्ग हैं, जो कमजोर कमजोर और पिछड़े वर्ग है, कमजोर पिछड़े लिखना है, पिछड़े प्लस कमजोर प्लस और भी जिनकी आर्थिक स्थिति कम है, जो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं, उन सभी को आप क्या कीजिए? उनको आप लाइए, जो अग्रणी रेखा है, इस अग्रणी रेखा से जो पीछे है इस रेखा के अंदर लाइए, और इनको भी आप एक अच्छा जीवन स्तर जीने का अवसर प्रदान करें, क्योंकि इनका शोषण ना कर सके। जो अपर क्लास होते हैं, जिनके पास अच्छे पैसे होते हैं, वह जिनके पास नहीं होते उनका शोषण करते हैं।
जो अपर कास्ट वाले होते हैं वो लोअर कास्ट का शोषण करते हैं। तो इन सभी तरीके के शोषणों से बचने के लिए, बचाए रखे सरकार उन लोगों को, वो उनके लिए कार्य करेगी। तो अप्रत्यक्ष रूप से सही, लेकिन यह आरक्षण की बात हो जाती है और सरकार इन्हीं का उपयोग करके जो अदर कास्ट वाले, जो अपर क्लास लोअर क्लास वाले जो चलता रहता है, उसमें लोअर क्लास वालों की हमेशा मदद करते रहती है। क्यों? क्योंकि हमारा संविधान का आर्टिकल 46 में उनकी मदद करने के लिए, इनका बचाने के लिए क्या कही गई है, बात कही गई है। इसके बाद में आता है आर्टिकल 48A, जो कि महत्वपूर्ण है। 48 से भी महत्वपूर्ण 48 है। कौन सा है? 48A। तो इसमें क्या कहा गया है महत्वपूर्ण में? पर्यावरण और वन्य जीव संरक्षण, और ये भी प्रावधान हमारा बाद में संविधान में संशोधन करके ऐड किया गया है। ठीक है, कैसे पता है? कि जो कैपिटल ए लिखा है वो बता रहा है, पर्यावरण और वन की बात हो रही है, ठीक है, उसके संबंध में। इसके बाद में 49 जो है उसमें कहा गया हमारे जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं, स्थानों हैं या वस्तुओं हैं का संरक्षण करना। जैसे कि अगर मैं यह बताऊं आपको स्मारक को, जैसे कि आपका लाल किला है, लाल किला है, जामा मस्जिद है, जामा मस्जिद है, जामा मस्जिद है। इसके बाद में आप देख ले लाल लाल किला हो गया। इसके बाद में आपको और क्या बता दें आपको, तो आगरा का किला है, आगरा का किला भी हो जाएगा। इसके बाद में और क्या होगा भैया, बहुत सारे अलग अलग, ताजमहल है, ताजमहल है, ताजमहल है। इसके बाद में और स्थान में देखो, अब स्थान देखो, स्तूप है, स्तूप है, स्तूप है, स्तूप है, जैसे सांची का स्तूप हो गया। अलग अलग जगह यहाँ सांची का लिख देता हूँ मैं, एक सांची का स्तूप हो गया। इसके बाद में और देखे आप, मंदिर है, मंदिर है, कौन से मंदिर भैया, मान लो खजुराहो का कंदरिया महादेव का मंदिर हो गया। ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं और वस्तुएं जो कि उस समय की रही हमारी प्राचीन, उन सभी को हमें क्या करना है, बढ़ावा देना है, उनको संरक्षण देना है, उनको नष्ट होने से बचाना। ये सारी बात किसमें की गई है? ये की गई है आर्टिकल 49 में। ठीक, इसके बाद में 50 का सीधा वंडा है 50-50 मतलब यहाँ पर जो 100 का आधा क्या हो गया, 50 हो गया। तो 50 जो होगा न्यायपालिका का अधिकार हो गया और 50 से क्या हो गया, कार्यपालिका हो गई। मतलब न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है, शक्तियों का पृथक्करण किया गया है, शक्तियों को डिवाइड किया गया है। ठीक है, ओके, आ गया समझ में। इसके बाद में कहाँ पर कहा जा रहा भैया, आर्टिकल 51। आर्टिकल 51 में बहुत ही बड़ी बात की गई है कि राज्यों द्वारा अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा की बात की जाएगी, उनको प्रोत्साहन किया जाएगा। जैसे कि भारत सरकार ने इसको फॉलो करने के लिए अभी यूक्रेन और रूस जो युद्ध है उसके ऊपर यूएनओ में वहां पर सरकार ने, भारत सरकार की तरफ से एक प्रस्ताव रखा गया और उस प्रस्ताव में कहा गया कि शांति रखी जाए, इनके बीच शांति वार्ता की जाए और इनको जो इनका युद्ध चल रहा है उसको समाप्त किया जाए। क्योंकि 2021 से ही इनके बीच में युद्ध लगातार चला आ रहा है, फरवरी 2021 से। समझ रहे हैं, ये सारी बातें हमारे संविधान के अंदर कही गई है। तो दोस्तों आज के हमने क्लास में क्या क्या समझा, मौलिक कर्तव्यों को समझा, मौलिक कर्तव्यों को समझ लिया, मौलिक कर्तव्य पूरी तरह से समझ लिया, जिसमें हमने थोड़ा समय कम दिया आज, क्योंकि इससे पहले की क्लास में मौलिक कर्तव्य को समझा दिया था, लेकिन क्लास बीच में रुक गई थी, इसलिए क्या हुआ, अभी रिटर्न करवा दिया गया। इसके बाद में आज की क्लास में हमने डीपीएसपी को जाना। जो डीपीएसपी है उसमें से जितने भी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछ सकता है क्वेश्चन, वे सारे इस क्लास की पीपीटी को पढ़ करके, हमारी क्लास कर ली, एक दो बार इसको देख लीजिए, उसके बाद आप पीपीटी को रिवाइज कर लीजिए। क्लास देखते टाइम आप ऐसा ना कि आप नॉर्मल स्पीड में देखें, ऐसा नहीं। अगर आपको समझ में आ रहा है आप 2x कीजिए, 1.5 कीजिए, जो भी जिस स्पीड से देखना हो उस स्पीड में क्लास देख करके आप रिवीजन कीजिए। क्विक रिवीजन है। उसके साथ ही ये जो रखा गया है कौन सा, ये पीडीएफ, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम चैनल का नाम बता रहा हूं मैं, किस नाम से भैया, स्मार्ट स्टडी अप्रोच नाम से क्या है, टेलीग्राम चैनल की लिंक, टेलीग्राम चैनल है, उसको आप कनेक्ट करके क्या कर सकते हैं, इसमें ज्वाइन करके वहां से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल की लिंक कहाँ दी गई हुई है, हमारा चैनल जो इस वीडियो देख रहे हैं आप, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। अगर आप हमारा जो चैनल है उसका पेज अगर खोलेंगे, जो लोगों के ऊपर मोर आता है, मोर खोलेंगे, वहां देखेंगे आपको व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल दोनों की लिंक मैंने वेरीफाई करके दे रखी है। और वहां जाके देख सकते हैं, यूट्यूब ने वेरीफाई कर दी मेरी लिंक, सारी व्यवस्थित है, कहीं किसी तरह कोई फर्जीवाड़ा नहीं है, व्यवस्थित ग्रुप है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है, किसी तरह की कोई सहायता चाहिए तो आपको दिए गए मोबाइल नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। मैं यहाँ भी दे देता हूँ रिटर्न में, क्या है 9479
9479571757। कुछ नहीं, हमें 57 पहले लिखने वाला था और कुछ नहीं। तो क्या लिखा है, 9479571757। ये लिखे हुए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आप ले सकते हैं। हाँ, इसके ऊपर अभी कॉलिंग बंद की हुई है क्योंकि कॉलिंग बहुत आने लग गई थी, तो कॉल बंद किया गया है। लेकिन आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, मैं व्हाट्सएप पे बाकायदा हर स्टूडेंट का रिप्लाई देता हूँ। जिसका भी आता है उसको मैं हर तरह की सहायता उपलब्ध करा दूँ। केवल अभी आर्थिक नहीं कर पा रहा हूँ, आगे चल के वो भी करेंगे, लेकिन अभी आर्थिक नहीं कर पा रहा हूँ। बाकी जैसे सहायता चाहिए सारी अवेलेबल है, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन को यही रोकते हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं तो आपको कैसा लगा क्लास, आज की क्लास करके? अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को इसकी लिंक अवश्य शेयर करें और अपने तैयारी को सुनिश्चित करके अपना सिलेक्शन फिक्स करें, अपनी सीट निश्चित करें। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।